फ्लिप चार्ट वाले गिलास की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव संडल्य और स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और दोस्तों, ये पुस्तक रिटायर यंग रिटायर रिच का पार्ट नंबर 19 है और प्रीवियस पार्ट्स अगर आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। और इस वीडियो विश्लेषण में मैं आप लोगों के सामने और आप लोगों के साथ आगे का सैर शुरू करूं, उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लिप चार्ट वाले गिलास की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, मुझे एहसास हो गया कि हम अपने संदर्भ अपनी वास्तविकता के सरहद पर थे। एक और विद्यार्थी ने पूछा, तो यह वास्तविकता को बदलने का वक्त था? सहमति में सिर हिलाते हुए मैंने कहा, हाँ, यह बदलने या फिर अवसर की खिड़की चूकने का समय था। पूरी क्लास शांत होकर गौर से सुन रही थी। उनका पूरा ध्यान मुझ पर है यह जानते हुए मैंने पूछा, आप में से कितनों को अवसर तो दिखा है लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए हैं? क्लास के ज़्यादातर लोगों ने हाथ उठा दिए। मैंने कहा, जब यह होता है तो इसका मतलब यह है कि आप अपने संदर्भ की सरहद पर पहुंच गए हैं। संदर्भ यानी आप जिसे अपने लिए संभव मानते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपनी सामग्री की सरहद पर पहुंच गए हैं। सामग्री यानी बहुत संग्रहित ज्ञान जिसके द्वारा आप समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हैं। तो फिर क्या होता है? एक विद्यार्थी ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? व्हाट वी शुड डू। ज़्यादातर लोग यह कहकर हार मान लेते हैं, दोस्तों मैं यह नहीं कर सकता या मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। कई लोग दोस्तों से राय मांगते हैं और कुछ दोस्त उन्हें यह सलाह देते हैं कि वे सुरक्षित खेलें और जोखिम न लें। तो आपने क्या किया? एक विद्यार्थी ने पूछा, जब आपको यह एहसास हो गया कि आपकी योजना बहुत ज़्यादा धीमी थी, अवसर की खिड़की खुल गई थी और आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो मैंने खुद को सामने यह तस्वीर स्वीकार किया कि मैं कछुए जैसा बना। मैं कछुए जैसा बन रहा था जो मैदान छोड़ना चाहता था और यह छोड़ने की नहीं बल्कि आगे बढ़कर पकड़ने का समय था। यह मैं भी जानता था कि यह बतख की चंग जगह हंस बनने का समय था। उन परिकथाओं के सबक दिमाग में होने के कारण मैं हार मानने के बजाय जुटा रहा। मैं यह नहीं जानता था कि करना क्या है, लेकिन मैं जानता था कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। क्या करना है यह न जानने के 3 हफ्तों में बदल गए। एक दिन जब किम और मैं एक यात्रा से लौटे और मैं सूटकेस घर पे रखा था, तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन मेरे प्रिय रियल एस्टेट ब्रोकर का था, जिसने रोमांचित स्वर में कहा, मुझे अभी अभी आज एक सबसे बढ़िया सौदा मिला है। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो मैं अपने एक अन्य ग्राहक को बताने से पहले आपको आधे घंटे का समय देने का तैयार हूँ। यह किस तरह का सौदा था? एक विद्यार्थी ने पूछा। उसने मुझे बताया, यह 12 यूनिट वाला अपार्टमेंट हाउस था जो बहुत बढ़िया इलाके में था और इसकी कीमत सिर्फ $3,35,000 थी, जिसमें 35,000 डाउन पेमेंट था और बेचने की हड़बड़ी में था। ब्रोकर ने मुझे जायदाद का सेल्स डाटा फैक्स कर दिया, जिसमें आमदनी और खर्च का मोटा ब्यौरा और विवरण था। विद्यार्थी ने पूछा, क्या आपने उसे फौरन खरीद लिया? नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने अपने ब्रोकर से कहा कि वह मुझे आधे घंटे का समय दे और फिर मैं तत्काल उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए कार से चल दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे एहसास हुआ कि यह इतना बढ़िया सौदा क्यों था। इसलिए मैं भागकर टेलीफोन बूथ तक गया और ब्रोकर से कहा, मैं उस प्रॉपर्टी को खरीद लूँगा, हालांकि आपके पास पैसे नहीं थे। एक और विद्यार्थी ने पूछा, हमारे पास कुछ भी नहीं था, मैंने कहा। हमने उसी समय अपने 5 रेंटल
हाउसेस में से आखिरी खरीदा था और हमारे पास नकदी का अकाल पड़ा हुआ था क्योंकि हम रियल एस्टेट और अपने बिजनेस में दोबारा निवेश कर रहे थे। हालांकि हमारे पास पैसा नहीं था, वी डोंट हैव मनी। लेकिन मैंने विक्रेता के सामने यह प्रस्ताव रखा कि $35,000 का डाउन पेमेंट दे दूंगा और बाकी के $3 लाख 5 सालों में 8% ब्याज की दर के हिसाब से चुका दूंगा। जो इतना बढ़िया सौदा था कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। यह सौदा इतना बढ़िया क्यों था? एक और विद्यार्थी ने पूछा। कई कारण थे। एक तो यह कि मकान मालिक वहीं पर रहते थे और उन्होंने कभी मकान किराया नहीं बढ़ाया था। किराएदार उनके दोस्त थे और उनमें ज़्यादा पैसे मांगने का कलेजा नहीं था, तो किराया बाजार भाव से कम 25% कम था। दूसरा कारण यह था कि ये पति पत्नी बनने के इतने ज़्यादा बूढ़े थे कि वे प्रॉपर्टी का सही प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे। वे बस कहीं और जाकर रहना चाहते थे। वे परिष्कृत निवेशक नहीं थे, इसलिए वे अपने प्रॉपर्टी के मूल्य को नहीं समझ पाए। उन्हें यह डर भी था कि मंदी के साथ साथ उनकी जायदाद की कीमत भी घट जाएगी, इसलिए वे बेचने के लिए बहुत उतावले थे। यह एक अच्छा निवेश इसलिए भी था क्योंकि वहाँ से सिर्फ 1 मील दूर एक नई कंप्यूटर चिप फैक्ट्री बन रही थी और 1000 से ज़्यादा नए कर्मचारी उस इलाके में रहने आने वाले थे, जिसका मतलब सीधा सा यह था दोस्तों कि वहाँ का किराया बढ़ जाएगा। लेकिन दरअसल सौदा इतना अच्छा इसलिए भी था क्योंकि मुझे पैसे उधार लेने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ा। इसलिए मैंने अपने ब्रोकर को फ़ोन करके कहा कि मैं पूरी कीमत दे दूंगा। मेरी इकलौती समस्या यह थी कि मुझे 30 दिन के भीतर $35,000 जुटाने थे क्योंकि मकान मालिक 30 दिन बाद वहाँ से जाने वाले थे। एक विद्यार्थी ने पूछा, तो तीसरे दिन तक आप खुद से पूछते रहे मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ? 2 रातों तक किम और मैं करवटें बदलते रहे, पसीना पोंछते रहे और चिंता करते रहे। मैंने कहा हम यह नहीं पूछ रहे थे कि हम इसका खर्च कैसे उठा सकते हैं, हम खुद से पूछते रहे कि हम इतने दीवाने क्यों थे। मैं खुद से पूछता रहा मैं यह क्यों कर रहा हूँ। हमारा प्रदर्शन अच्छा था, हमारे निवेश काम कर रहे हैं, मुझे अपने आरामदेह इलाके की सरहद को धक्का देने की क्या जरूरत है? व्हाट इज नीड टू ब्रेक माई कंफर्ट जोन? मैं $35,000 के बारे में सोचता रहा और मुझे एहसास हुआ कि $35,000 की रकम कई लोगों की सालाना तनख्वाह से ज़्यादा होती है और मुझे 1 महीने में इतने नकदी पैसे का इंतजाम करना होगा। मैं मैदान छोड़ना चाहता था। मेरे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको चुनौती थी। मैं अक्षम और मूर्ख महसूस कर रहा था। 4 रात बाद आखिर में शांत हुआ और फिर यह पूछने लगा हम इसका खर्च कैसे उठा सकते हैं? हाउ वी कुड अफोर्ड इट। तो आपने इसका खर्च कैसे उठाया? एक विद्यार्थी ने पूछा। या आप नाकाम हो गए? मेहनत करने, प्रार्थना करने और हार न मानने की अपनी सबसे अच्छी कोशिश करने के बाद हम आखिर लोन का प्रस्ताव तैयार करने अपने बैंक गए और बैंक मैनेजर की पूरी कहानी बताई। जब उसने इनकार कर दिया तो मैंने उससे पूछा कि उसने इनकार क्यों किया और मैं अपने प्रस्ताव को बेहतर कैसे बना सकता हूं। जब उसने मेरे इस सवाल का जवाब दिया तो मैं दूसरे बैंक गया। इस बार मैंने पहले बैंकर के सुझावों के अनुरूप दूसरा प्रस्ताव तैयार किया था। उसने भी इनकार कर दिया। इसके बाद मैंने उस बैंकर से भी इसका कारण पूछा। 5वें बैंक की यात्रा तक मैं इस बारे में बहुत कुछ सीख चुका था कि बैंक क्या जानकारी चाहते थे, क्यों चाहते थे और किस तरह के प्रस्ताव यानी प्रपोजल को वो एक्सेप्ट करना चाहते थे। दोस्तों, हालांकि हमारा प्रस्ताव पहले से बहुत बेहतर बन गया था, लेकिन 5वें बैंक ने भी हमें लोन देने से इनकार कर दिया। हम मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और मैदान छोड़ने का मन बना चुके थे और इसी मानसिकता के साथ किम और मैंने 6ठे बैंक गए। इस बार हम ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार थे। हम यह भी जानते थे कि निवेश इतना अच्छा क्यों था। 5 बैंकरों को विश्वास दिलाने की कोशिश करते करते हमने खुद को विश्वास दिला दिया था कि यह निवेश इतना बढ़िया क्यों है। इस बार हमारी प्रस्तुति ज़्यादा स्पष्ट और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थी। हमने वही शब्द बोले जो बैंकर सुनना चाहता था। हमारे आंकड़े स्पष्ट थे और हमने अपनी बाकी 5 जायदादों का ट्रैक रिकॉर्ड शामिल कर लिया था। अब हम बैंकर
के ही शब्दों और आंकड़े में स्पष्ट कर सतर्क थे कि इतना अच्छा निवेश क्यों है। छठे बैंकर ने हाँ कर दिया। 2 दिन में उसने हमें $35,000 का चेक दे दिया और 30 दिन पूरा होने से 3 दिन पहले हम एस्क्रो ऑफिस गए और 12 यूनिट वाला यह अपार्टमेंट हाउस खरीद लिया। उसके बाद क्या हुआ, एक विद्यार्थी ने पूछा। रियल एस्टेट बाजार लुढ़कता रहा और हम खरीदते रहे। मैंने जवाब दिया, हालांकि हमारे पास अब भी बहुत कम पैसा था, लेकिन फिर भी हम खरीदते रहे। 1994 तक बाजार ऊपर चढ़ा और हम जिंदगी भर के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो गए। 12 यूनिट वाला वह अपार्टमेंट हाउस 1994 में $5 लाख से भी ज़्यादा में बिका और इस दौरान उसने हर महीने हमारी जेब में $1,100 से ज़्यादा डाले। $1,65,000 की कैपिटल गेंस को हमने 30 यूनिट वाले अपार्टमेंट हाउस में बदलकर टैक्स बचाया। 30 यूनिट वाला यह अपार्टमेंट हाउस अब भी हमारे पास है और हमारी जेब में हर महीने $5,000 से भी ज़्यादा डाल रहा है। बाकी जायदादों और निवेशों से हम निष्क्रिय आमदनी में हर महीने $10,000 से ज़्यादा कमा रहे थे, जिससे हम धनवान स्तर तक पहुंच गए और रिटायर हो गए। हमारे पास हर महीने लगभग $10,000 की निष्क्रिय आमदनी थी और हमारी खर्च सिर्फ $3,000 था। हम वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र थे। तो यह किस्मत नहीं थी, एक विद्यार्थी ने कहा। आपकी योजना तेज होने के कारण ऐसा हुआ था। हम अवसर की खिड़की के खुलने के लिए तैयार थे और जब यह खुली तो हमने फ़ायदा उठा लिया। मैंने कहा 1994 के बाद रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छूने लगी और इस तरह के बेहतरीन सौदे या उतावला विक्रेता मिलना मुश्किल हो गया। एक विद्यार्थी ने पूछा, तो आपने अपना पैसा नहीं लगने के बावजूद काफ़ी पैसे बना लिए? हाँ, उस सौदे से तो ऐसा ही हुआ, लेकिन हमने जो किया था वैसा करने की सलाह मैं आपको नहीं देता हूँ। बिना पैसे के रियल एस्टेट में निवेश करना बहुत खतरनाक है, वेरी डेंजरस। अगर आपको यह पता न हो कि आप किस में निवेश कर रहे हैं और अगर आपके पास कैश रिजर्व नहीं है तो हो सकता है कि परिस्थितियाँ आपकी आशा के अनुरूप न हो। मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ जिन्होंने बिना डाउन पेमेंट के जायदाद खरीद तो लिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उस जायदाद पर होने वाला खर्च उससे होने वाली आमदनी से ज़्यादा था। मेरे कई दोस्त हैं जो इस चक्कर में दिवालिया हो गए। दे बिकम इंसॉल्वेंट क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लिवरेज वाली जायदाद या बिजनेस खरीद लिए थे। इसलिए मैं खुलकर इस बात का समर्थन नहीं करता कि आप बिना डाउन पेमेंट के रियल एस्टेट खरीदें। मेरी सलाह है कि आप रियल एस्टेट खरीदने, बेचने और ख़ास तौर पर उसका मैनेजमेंट करने का थोड़ा अनुभव हासिल करने के बाद ही ज़्यादा लिवरेज वाले सौदे खरीदें। 12 यूनिट वाले उस अपार्टमेंट हाउस को खरीदने से पहले हम सैकड़ों मकान देख चुके थे और हमारे पास अपने बिजनेस से आने वाला कैश फ्लो भी था, जो अपार्टमेंट हाउस में होने वाला किसी अप्रत्याशित नुकसान से हमें बचा सकता था। बिना डाउन पेमेंट वाले रियल एस्टेट सौदों के साथ समस्या यह है कि अक्सर उनमें बहुत ज़्यादा लिवरेज होता है और अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए तो ज़्यादा लिवरेज वाला निवेश आपको कच्चा चबा सकता है। तो मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, मैं किसी को भी वैसा कुछ करने की सलाह नहीं देता दोस्तों जो मैंने किया है। मैं आपको यह कहानी एक कारण से सुना रहा हूँ और वह कारण क्या है, एक और विद्यार्थी ने पूछा। फ्लिप चार्ट की ओर जाते हुए मैंने वहाँ चित्र पर नीचे लिखी इबारत भी जोड़े। तो किस तरीके से रॉबर्ट इबारत जोड़ते हैं दोस्तों आगे देखेंगे, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने ग्रुप में फटाफट शेयर करके मेरा सपोर्ट कीजिए और पिछले वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप आसानी से पिछले पार्ट पे जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो देखिए किस तरह का सामग्री है और संदर्भ है। सामग्री आपका इसे बनता है 3,35,000 की प्रॉपर्टी और संदर्भ इसी में जुड़ा हुआ है। तो जैसा आपका सामग्री होगा उसी तरह का आपका संदर्भ जुड़ेगा। तो हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस पुस्तक का आनंद लीजिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। मैं यह कहानी
स्पष्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि सामग्री के विस्तार करने के साथ साथ अपने संदर्भ का विस्तार करने की इच्छा रखना भी कितना महत्वपूर्ण है। एक विद्यार्थी ने कहा, आज $3,35,000 की जायदाद खरीदना आपके लिए आसान है क्योंकि आपने अपनी वास्तविकता और शिक्षा बढ़ा ली थी। क्या आप यह कह रहे हैं बहुत आसान है? मैंने जवाब दिया, जब पुरानी बातें याद करते समय यह मूर्खतापूर्ण लगता है कि $35,000 का डाउन पेमेंट उस समय बहुत ज़्यादा पैसा लगा था और 12 यूनिट वाला अपार्टमेंट हाउस इतना बड़ी सौदा लगा था, लेकिन उन दिनों यह बहुत ज़्यादा पैसा था और बहुत बड़ा सौदा भी था। किम और मैं यानी मेरे लिए अहम चीज़ यह थी कि हम अपने संदर्भ और सामग्री के पार जाने के इच्छुक थे। तो ज़्यादातर लोग अपने आरामदेह स्तरों यानी कंफर्ट लेवल्स के पार नहीं जाना चाहते हैं। और विद्यार्थी ने कहा, अधिकांश लोग सुरक्षित खेल को ज़्यादा आसान पाते हैं और यह कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। पर दोस्तों, मेरा अनुभव यानी रॉबर्ट का अनुभव कहता है और उसका मानना है कि 1% से भी कम लोगों के धनवान स्तर के पार जाने का एक प्रमुख कारण है कि ज़्यादातर लोग अपनी व्यक्तिगत वास्तविकता यानी पर्सनल रियलिटी, अपनी सामग्री और अपने संदर्भ के पार जाने में बहुत असहज महसूस करते हैं। ज़्यादातर लोग जितना जानते हैं उतने से ही अपनी वित्तीय समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा बड़ी समस्याएं सुलझाने के लिए वे अपने ज्ञान का विस्तार नहीं करते और यही उनकी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। ज़्यादा बड़ी वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बजाय वे अपनी सारी जिंदगी उन्हीं चुनौतियों में और उन्हीं वित्तीय समस्याओं में जूझने में लगा देते हैं जिनके साथ वे आरामदेह महसूस करते हैं। वे दोबारा बदसूरत बतख बनने की कोशिश और जोखिम लेने के बजाय गरीब लेकिन सुंदर हंस बना रहना चाहते हैं। क्या आप दोबारा बदसूरत बतख बने हैं? एक विद्यार्थी ने थोड़े संदेह से पूछा। बिल्कुल, मैंने कहा। $35,000 के अपार्टमेंट हाउस के बाद हमने पाया कि $25 लाख के स्तर तक निवेश करना आसान है। 1994 से 2001 के बीच हमने $25 लाख तक के श्रेणी में अच्छा काम किया और बिना ज़्यादा कोशिश के हमारे निष्क्रिय आमदनी $16,000 प्रति माह तक पहुंच गई। हम निश्चित रूप से धनवान स्तर पर पहुंच गए थे और जब अमीर बनने वाली सीढ़ी चढ़ने का समय था, आप में से जो लोग हमारे अतीत के बारे में जानते हैं उन्हें याद होगा कि रिच डैड पुअर डैड 1995 और 1996 के बीच लिखी गई और इसका रफ ड्राफ्ट तैयार था। मैंने 1996 में कैश फ्लो नामक बोर्ड गेम तैयार कर लिया था और मैं बिजनेस की दुनिया में लौट आया था। 1996 में ही मैं जानता था कि अब मेरे लिए यह सीखने का समय आ चुका है कि आईपीओ के माध्यम से कंपनी को सार्वजनिक कैसे बनाना है। उसी समय मैं पीटर से मिला जिस मुलाकात का वर्णन मैंने रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग में किया। और दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले याद दिलाऊं कि रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अगर ये रॉबर्ट का जितने सारे पुस्तक हैं इनमें का सबसे बेस्ट है रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग। कहीं मिले आप इसको जरूर पढ़िए क्योंकि आप हमारे ट्रू फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भी जो निचोड़ है वो मिले और यह पुस्तक आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज मिल देगा फ्री में। तो 1996 में ही किम और मैं शेरॉन लेक्टर से मिले और रिच डैड पुअर डैड प्रकाशित हुई। 1997 में शेरॉन, किम और मैंने कैश फ्लो टेक्नोलॉजी इंक की स्थापना की। हम एक नए संदर्भ, नई सामग्री और नए दोस्तों के साथ एक नई दुनिया में दाखिल हो रहे थे। बहरहाल रियल एस्टेट में हमारे निवेश का संदर्भ अब भी 25 लाख ही था। तो आपने अपने संदर्भ का विस्तार अन्य क्षेत्रों में तो कर लिया, लेकिन रियल एस्टेट के क्षेत्र में अपनी वास्तविकता का विस्तार नहीं किया। क्या आप यही कह रहे हैं? एक विद्यार्थी ने पूछा। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, मैंने कहा। शेरॉन सहलेखिका और बिजनेस पार्टनर बन गई थी। हमारी छोटी कंपनी हमारे सपनों से भी ज़्यादा तेजी से बढ़ी। शेरॉन के बिना हम इतने सफल नहीं हो पाते। पीटर के साथ 5 साल तक काम करने के बाद हम अगले कुछ सालों में 6 में से 4 कंपनियों के आईपीओ की प्रक्रिया से सार्वजनिक करने जा रहे हैं। बिजनेस और आईपीओ प्रक्रिया दोनों में हमारी वास्तविकता का काफी विस्तार हुआ।
हम संभावनाओं को भांपने में ज़्यादा समर्थ हुए। बिजनेस और आईपीओ की प्रक्रिया के मामले में हमारे संदर्भ ने जबरदस्त छलांग मारी। लेकिन रियल एस्टेट में आपकी वास्तविकता जिस जस की तस रही। एक विद्यार्थी ने कहा, यह $3,35,000 वाले 12 यूनिट के अपार्टमेंट हाउस की ही बनी रही। यह $3,35,000 और $25 लाख के बीच फंसी हुई थी। यही आपका सबक है ना? बिल्कुल, मैंने कहा, अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय क्षेत्र में सुधार करता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह बाकी क्षेत्रों में भी विस्तार कर लेता है। इसलिए 2001 में मैंने और किम ने फैसला किया कि अब रियल एस्टेट में अपने संदर्भ के दीवारों को धक्का मारने का समय आ गया है। अमीर बनना ज़्यादा आसान बन जाता है। कैसे? देखते हैं। बरसों पहले अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, अमीर लोग ज़्यादा अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि जब आप एक बार अमीर बनने का फार्मूला खोज लेते हैं तो अमीर बनना ज़्यादा आसान बन जाता है। अगर आप कभी फार्मूला खोज ही नहीं पाते हैं तो अमीर बनना हमेशा बहुत मुश्किल लगता है और गरीब बने रहना स्वाभाविक नजर आता है। मैंने वास्तविकता यानी रियलिटी के संदर्भ और सामग्री के विषय में इतना ज़्यादा इसलिए लगाया है दोस्तों क्योंकि यही अमीर डैडी का फार्मूला था। उनका मूल फार्मूला यह था, ऐसा कभी न कहें मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता या मैं यह नहीं कर सकता। इसके बजाय अपनी वास्तविकता का विस्तार करने का विकल्प चुने। जैसा कि आप जानते हैं, अमीर डैडी ने परिकथाओं और बाइबल की कहानियों से मार्गदर्शक सबक लिए और शंका व डर के समय में प्रेरणा पाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। लेकिन दौलत बढ़ाने की गति तेज करने के बारे में उनका सबक मेरे लिए सबसे दिलचस्प था। उन्होंने कहा था, एक बार जब आप जान जाते हैं कि अमीर बनने का फार्मूला लगातार लिवरेज बढ़ाने के लिए अपनी वास्तविकता का विस्तार करना है तो अमीर बनना ज़्यादा आसान हो जाता है। जो लोग एक ही वास्तविकता में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि उनकी वास्तविकता ही एकलौती वास्तविकता है, उनके अमीर बनने की गति धीमी हो जाती है। दूसरे शब्दों में, अमीर डैडी ने मुझे सिखाया कि एक बार जब आप अमीर बन जाते हैं तो फिर ज़्यादा अमीर बनना कहीं ज़्यादा आसान और तेज हो जाता है। अगर आप कभी अमीर नहीं बन पाते हैं तो जिंदगी ज़्यादा मुश्किल और धीमी बन जाती है। यह समझने के बाद मैं भी यह जान गया कि अब किम और मेरे लिए रियल एस्टेट में दोबारा अपनी वास्तविकता का विस्तार करने का समय आ चुका है। हम बिजनेस और आईपीओ प्रक्रिया में अपनी वास्तविकता का विस्तार करने में 5 साल से ज़्यादा समय लगा चुके थे और हम पहले से अधिक तेजी से अमीर बने थे। मैं जानता था कि अगले स्तर पर ज़्यादा अमीर बनना ज़्यादा आसान और तेज बन जाएगा। मैं इसलिए जानता था क्योंकि मैं अमीर डैडी के मामले में ऐसा होते देख चुका था। $50 लाख के बाद यह बहुत आसान हो जाता है। सन 2000 के उत्तरार्ध में शेयर बाजार क्रैश हो गया था, लेकिन हमारा बिजनेस तेजी से फैल रहा था। हमारी पुस्तकें और गेम्स दुनिया भर में बिक रहे थे। जिन कंपनियों के हम सार्वजनिक कर रहे थे वे अच्छी तरह आकार ले रहे थे और जल्दी ही लाभकारी बनने वाली थी। किम ने मुझसे कहा, मैं रियल एस्टेट के क्षेत्र में लौटना चाहती हूँ। अगर हमें अपनी दौलत कायम रखनी है तो हमें ज़्यादा स्थिर संपत्ति में निवेश करने की ज़रूरत है। इस तरह हम दोबारा रियल एस्टेट बाजार में उतरे और अपनी पुरानी रियलिटी के संदर्भ और सामग्री में पहुंच गए। यह कहना है रॉबर्ट की पत्नी का। ऐसा महसूस हुआ जैसे हम $35,000 के डाउन पेमेंट में दोबारा $3,35,000 वाला अपार्टमेंट हाउस खोजने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हम $3,35,000 के 3 अपार्टमेंट हाउसों के लिए आसानी से चेक काट सकते थे, बिना लोन लिए नगद भुगतान कर सकते थे, लेकिन हमारे सामने दोबारा वही मुश्किल थी। चीज़ें हमारी आशा के अनुरूप नहीं हो रही थी। हम मोड़ पर दोस्तों सॉरी, थोड़ा सा गला में खरोच है, इसलिए बीच बीच में डिस्टर्ब के लिए सॉरी। जान गया कि एक बार फिर हमारी वास्तविकता के विस्तार का समय आ गया है। तब तक किम और मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स की तलाश कर रहे थे जिनकी कीमत $40 लाख के करीब हो।
हम इस आंकड़े के साथ आरामदेह महसूस करते थे, क्योंकि हम जानते थे कि जरूरत पड़ने पर हमारे पास डाउन पेमेंट देने के लिए $10 लाख से ज़्यादा की रकम है। हम सोचते थे कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम ऐसी जायदाद या फाइनेंसिंग नहीं खोज पाए जिसमें समझदारी लगे या जो हमारी नई योजना के अनुरूप हो। काम करें। तब मैंने एक पुराने दोस्त बिल को फ़ोन किया, जो रियल एस्टेट में करोड़ों डॉलर के निवेश करता है। मैंने उससे पूछा कि हमारी नीति में गड़बड़ी क्या है। बिल का जवाब था, $40 लाख तक का बाजार मुश्किल बाजार है। बैंक इतने बड़े निवेश को पसंद नहीं करते हैं और इतने छोटे आकार के प्रोजेक्ट परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड निजी निवेशकों को पर्याप्त रोमांचक नहीं लगते हैं। लेकिन $50 लाख के बाद यह बहुत आसान हो जाता है। जिस पल उसने यह बात कही, मैंने जान गया कि मैं अपनी वास्तविकता, अपने संदर्भ की सरहद पर था। $40 लाख का प्रोजेक्ट आसान और आरामदेह था, लेकिन $50 लाख का प्रोजेक्ट अब भी मेरे आरामदेह दायरे से बाहर था। मेरा दिमाग चिक चिक कर कहने लगा, अगर मैं $40 लाख का प्रोजेक्ट में बैंक की रुचि नहीं जगा सकता, तो फिर 50 लाख के रियल एस्टेट निवेश में कैसे जगा सकता हूँ। मैं सुन सकता था कि मेरी वास्तविकता मुझसे बड़े तेज स्वर में बोल रही थी। मैं यह भी सुन सकता था कि अमीर डैडी मुझसे परिकथाएं याद करने को कह रहे थे, और यह याद करने को भी कि आप जितने अमीर बन जाते हैं, ज़्यादा अमीर बनना आपके लिए उतना ही आसान हो जाता है, बशर्ते आप फार्मूले का अनुसरण करें। मैं जानता था कि फार्मूले पर अमल करने और अपनी वास्तविकता को धकेल कर उसका विस्तार करने का समय था। दिस वॉज द टाइम to push up your reality, to find out the exact step to move out your comfort zone। बहुत आसान बन गया। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने लिखा है कि बैंकों से पैसे उधार लेकर जल्दी रिटायर होना कितना आसान है। जब किम और मैं अपनी वास्तविकता, अपने आरामदेह दायरे के पार जाने के इच्छुक हो गए, तो हमने पाया कि सरकार से पैसे उधार लेना भी उतना ही आसान है। मैंने लिखा कि टैक्स कानून बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों के पक्ष में होते हैं, जबकि ई और एस क्वाड्रेंटों के खिलाफ होते हैं। मैंने यह भी लिखा है कि टैक्स के बारे में शिकायत करने वाले ज़्यादातर लोग ई और एस क्वाड्रेंटों में होते हैं। कारण यह है कि बी और आई क्वाड्रेंटों में सरकार आपकी पार्टनर बनना चाहती है, क्योंकि बी और आई वाला हिस्सा ही नौकरियां पैदा करता है और मकान उपलब्ध कराता है। मैं हमेशा से यह बात जानता था, क्योंकि मेरे अमीर डैडी ने मुझे यह बात बताई थी। लेकिन जब तक मैं $50 लाख से ज़्यादा के रियल एस्टेट निवेश नहीं खोजने लगा, जब तक कि मैं अपने संदर्भ का विस्तार करने का इच्छुक नहीं हो गया। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि सरकार उन लोगों को कितनी ज़्यादा मदद करती है जो सरकार की मदद करते हैं। हमारी तलाश जारी थी। हम ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट की तलाश कर रहे थे जो हमारे आरामदेह दायरे के काफ़ी बाहर थे। हम 2001 में एक रियल एस्टेट एजेंट से मिले जो निम्न आय वर्ग के लोगों हेतु बनाए जाने वाले सरकार द्वारा प्रायोजित मकानों का विशेषज्ञ था। किम और मैंने उसे अपना रोमांचक रियल एस्टेट पोर्टफोलियो दिखाया। हमारे पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट की मिलियनों डॉलर की जायदाद थी, खासकर 30 से 50 अपार्टमेंट वाला मकान। आप जानते हैं कि कई परिवार वाले अपार्टमेंट हाउसों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। यह अच्छी बात है, रियल एस्टेट एजेंट ने कहा, जो 37-38 साल की युवा महिला थी। यह अच्छी बात क्यों है? किम ने पूछा। क्योंकि सरकार की एक शर्त यह है कि जिसे कर्ज देती है उसके पास कई परिवार वाले अपार्टमेंट हाउसों के सफल प्रबंधन का पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए। आप लोग यह काम 10 साल से भी ज़्यादा समय से कर रहे हैं और आप उन्हें लाभकारी ढंग से चला रहे हैं। बहुत से लोग सरकार से कर्ज लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके पात्रता रखते हैं, एजेंट ने कहा। जैसा आप जानते हैं, जायदाद में निवेश करने वाला ज़्यादातर लोग अपने रियल एस्टेट का प्रबंधन खुद करना चाहते हैं, अपना किराया खुद ही वसूल करना चाहते हैं और उनकी मरम्मत भी खुद करना चाहते हैं। इसलिए वे आपकी तरह
यह कभी नहीं सीख पाते कि ज़्यादा बड़ी जायदादों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। टिम और मैंने सहमति में सिर हिलाया। हम जानते थे कि रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ किराया वसूल करना और टॉयलेट की मरम्मत करना ही नहीं है। पिछले 10 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अब हमारे आगे बढ़ने का समय आ गया था। अगर हमें आगे बढ़ना था तो हमें नए लोगों से मिलना था, नई शब्दावली सीखनी थी और ज़्यादा बड़ी खेल खेलने की इच्छा रखनी थी। अपने जीवन में इन 2 नए लोगों की बात सुनते समय मुझे एहसास हुआ कि पिछले 10 सालों से ज़्यादा समय से हम $40 लाख तक के रियल एस्टेट बाजार में खरगोश और हंस बन गए थे। बहरहाल हम लोग छोटे तालाब की बड़ी मछलियां थे। अब समय आ गया था कि हम आगे बढ़ें, दोबारा असहज बनकर कहीं ज़्यादा बड़े खेल में धीमे कछुए और बतख के बदसूरत बच्चे बन जाएं। एजेंट के पास एक ही निवेश बैंकर बैठा था जो रेटेड और नॉन रेटेड टैक्स मुक्त सरकारी हाउसिंग बॉन्ड का विशेषज्ञ था। जब मैंने उससे पूछा कि सरकार के पास किस तरह की फाइनेंसिंग योजनाएं हैं, तो उसने जवाब दिया, अगर आप और आपका प्रोजेक्ट इसके लिए पात्र साबित होते हैं तो सरकार आपको 95 में से 110% फाइनेंस उपलब्ध कराएगी। आपका मतलब है कि सरकार हमें इतना पैसा इसलिए उधार देगी ताकि हम अपना अगला निवेश खरीद लें? सरकार हमारी संपत्ति को खरीदने के लिए हमें पैसा देगी? अगर आप पात्र साबित होते हैं तो इससे भी ज़्यादा देगी। उसने कहा, अगर आप चुन लिए जाते हैं तो सरकार आपको मरम्मत या पुनर्वास के लिए भी पैसा उधार देगी। आपका मतलब है कि अगर प्रोजेक्ट की लागत $1 करोड़ है तो सरकार हमें पूरे $1 करोड़ या उससे ज़्यादा भी देगी, और अगर उस जगह की मरम्मत में $30 लाख लगते हैं तो सरकार हमें वह पैसा भी उधार देगी। सरकार हमारी जायदाद के लिए हमें पूरा पैसा उधार देगी। निवेश बैंकर ने हाँ में सिर हिलाया। सरकार आपको $2 करोड़ या इससे ज़्यादा उधार देना भी पसंद करेगी, लेकिन आपके लिए $1 करोड़ से ही शुरू करना अच्छा रहेगा। जब आप $1 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे तो फिर $2 करोड़ या $5 करोड़ का प्रोजेक्ट करना भी मुश्किल नहीं लगेगा, बशर्ते आपके पास सफलता का पुराना रिकॉर्ड हो। मुझे अमीर डैडी की बात याद आ गई कि चीज़ें और आसान होती जाती है, लेकिन मुझे यह यकीन नहीं हुआ कि वे इतनी आसान भी बन सकती है। थोड़े अविश्वास से मैंने पूछा, किस तरह की शर्तों पर? मैं 5 से 7% की ब्याज दर पर सौदा करवा सकता हूँ। यह ब्याज दर 40 सालों के लिए फिक्स रहेगी और नॉन रिकोर्स होगी। नॉन रिकोर्स? मेरे मुंह से आह निकल गई। आपका मतलब है कि अगर प्रोजेक्ट गड़बड़ा जाए और मैं पैसा नहीं लौटा पाऊँ तो सरकार मेरी व्यक्तिगत संपत्ति मुझसे नहीं छीनेगी। मेरा बैंकर नॉन रिकोर्स लोन से नफरत करता है। जब भी मैं उससे पैसे उधार लेता हूँ तो वह मेरी जायदाद गिरवी रख लेता है। सही है, निवेश बैंकर ने कहा, लेकिन आपको एहसास होना चाहिए कि यहाँ कोई ऐसी शर्त लागू होगी जो परंपरागत बैंक फाइनेंसिंग में लागू नहीं होती है। मुझे इस बात का एहसास है, मैंने कहा, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि सरकार इतनी अच्छी हो सकती है। कभी कभार इन टैक्स मुक्त सरकारी बॉन्ड्स इशूज में इससे भी ज़्यादा अच्छी योजनाएं होती है। कभी कभार माफी योग्य कर्ज भी होता है जहां सरकार आपको पैसा उधार देकर भूल जाती है, बशर्ते आप कुछ काम अच्छी तरह कर दिखाएं। यह एक तरह से ग्रांट या अनुदान जैसा होता है। मैंने पूछा, सरकार ऐसा क्यों करती है? क्योंकि इस देश की एक बड़ी समस्या कम आमदनी वाले परिवारों के लिए कम लागत के मकान की है। सरकार को डर है कि आप जैसे लोग के बिना करोड़ों लोग बेघर रहेंगे और उन्हें घटिया दर्जे की अपराध से अटी-पटी झोपड़पट्टियों में रहना पड़ेगा। सरकार झुग्गी बस्तियों के मालिकों के पीछे पड़ी है और उनमें से कुछ को जेल भेज रही है। ये झुग्गी बस्ती के मालिक गरीबों को शिकार बनाते हैं और उन्हें सरकार रोकना चाहती है। साथ ही सरकार आप जैसे लोगों को बिलियनों डॉलर देने को तैयार है, जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे ज़्यादा परिवार वाले प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी प्रबंधन कर सकते हैं।
सरकार ज़्यादा अमीर बनने के लिए मुझे पैसा देने की इच्छुक है, यह सही है, निवेश बैंकर ने कहा। जब रियल एस्टेट ब्रोकर मुस्कुराई, यह पैसे से भी बढ़कर है, यह बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर आप अगले कुछ सालों में अच्छा काम करेंगे तो मैं आपको बिलियनों डॉलर उधार दिला सकता हूँ। अगर आप उतने ही बड़े और अमीर बनना चाहते हैं तो पिछले साल हमारे एक डिवीज़न को $1 बिलियन से ज़्यादा लौटाने पड़े थे, क्योंकि हमें उसके लिए कोई पात्र व्यक्ति ही नहीं मिल पाया। इस बार किम बोली, इस तरह से अमीर बनने की सबसे अच्छी बात यह है कि हम बहुत से लोगों की भलाई करते हैं। मुझे यह सोचकर रोमांच होता है कि हम बहुत से परिवारों को झुग्गी बस्ती से निकालकर सुरक्षित मकानों में रहने का मौका देते हैं। सरकार आपसे यही करवाना चाहती है। हमारी ज़्यादातर समस्याएं झोपड़पट्टियों से ही पैदा होती है। झुग्गी बस्ती में ही अपराध पलता और बढ़ता है। अगर आप झुग्गियों को सुरक्षित मकानों में बदल सकें तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगेगा, जितना आप चाहते हो। मतलब हम सरकार के पार्टनर बनकर अमीर बनते हैं, उतने अमीर जितना आप चाहते हो। निवेश बैंकर ने मुस्कुराकर कहा, आपको तो बस वही करना है जो आप पिछले 10 साल से कर रहे हैं, यानी कि कई परिवार वाले अपार्टमेंट हाउस के मालिक बनना और उसका प्रबंधन करना। आपको तो बस अपने 10 साल के अनुभव का लाभ उठाना है और हम ज़्यादा अमीर बनने में आपकी मदद करना पसंद करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आप जैसे अनुभवी लोग कितनी मुश्किल से सरकार को मिलते हैं? जब आप तैयार हो तो बस हमें बता दें। रियल एस्टेट एजेंट जायदाद खोजने में आपकी मदद करेगी और आप जितना पैसा चाहेंगे मैं दिला दूंगा। मीटिंग जल्दी ही खत्म हो गई। किम और मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और अपनी कार की तरफ बढ़े। कार में हम लोग स्तब्ध अविश्वासी में खामोश बैठे रहे। कुछ मील दूर जाने के बाद ही हमारे मुंह से शब्द फूट पाए। आखिर किम बोली, क्या तुम्हें वह 12 यूनिट वाला अपार्टमेंट हाउस याद है जो हमने 10 साल पहले खरीदा था? मैं अभी उसी के बारे में ही सोच रहा था, मैंने जवाब दिया। अगर हमने यह कहने का विकल्प चुना होता मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता तो क्या हुआ होता? उसने कहा, अगर हम $35,000 के कारण रुक गए होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती? मैंने एक पल सोच कर कहा, मैं सोचता हूं कि हम आज भी वही बात कह रहे होते। अगर $35,000 के कारण हम तब रुक गए होते ना दोस्तों, तो वह शायद आज भी हमें रोक रहा होता। जब हम पार्किंग से बाहर निकले तो मुझे अमीर डैडी की बात याद आ गई। आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आप आने वाले कल में क्या करते हैं, बल्कि इस बात से तय होता कि आप आज क्या कर रहे हैं। किम और मैं मुड़कर कहा, अगर 10 साल पहले हमने कहा होता मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता तो शायद आज हम यही कह रहे होते कि इसका खर्च नहीं उठा सकता। हम घर पहुंचने तक खामोश ही रहे। हम बेहद रोमांचित और खुश थे। जब हमारे कार घर तक पहुंची तो मुझे अपने अमीर डैडी की बात याद आ गई, जिन्होंने मुझे बताया था कि एक बार अमीर बनने के बाद ज़्यादा अमीर बनना ज़्यादा आसान और तेज हो जाता है। मुझे उनकी यह बात भी याद आ गई कि बहुत से लोग जीवन में मध्य वर्ग के स्तर के पार इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वे परिकथाओं में यकीन नहीं करते। चूंकि ये परिकथाओं में यकीन नहीं करते हैं इसलिए वे इन कहानियों से सबक नहीं ले पाते हैं। जब मैं कार से बाहर निकला तो मैंने खामोशी से अपने अमीर डैडी को धन्यवाद दिया। मुझे उनकी बात याद आ गई, हमेशा याद रखना कि परिकथाएं सच हो जाती है किसी न किसी तरह। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जिस तरीके से बार बार अपने दिमाग को पोषक सोच देते रहते हैं वो आपके जीवन में हकीकत बनके और हकीकत के माध्यम से लौट आता है। और इसी स्पीच के साथ आज मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अध्याय में देखेंगे, जो अध्याय 13 होगा, उदारता का लिवरेज। आप लिवरेज जो आपके पास उदारता है उससे किस तरीके से लिवरेज हासिल कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और इसका पीछे आने वाले सभी जो पार्ट्स है उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। सफलता का साधन नाम से भी, आत्मानुशासन की शक्ति, और ये जो पार्ट्स है इस पार्ट्स का बनाया है मैंने रिटायर यंग रिटायर रिच ऑडियो बुक।
तो आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और जो पुस्तक आपको अच्छा लगे उसको पढ़िए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।